हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम 2013 ऑफ यूनिट फर्स्ट दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, आज से जो है आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, ईयरली वाइज एमसीक्यू मेनली यूनिट वाइज ऑल्सो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा अगर आप एनटीयूजनेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हो सकता है कि आपको लगे कि क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, तो मैंने कुछ इन क्वेश्चंस को खुद से नहीं बनाया। जैसे 2013 एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने वैसे के वैसे जो क्वेश्चन है वो सेग्रीगेट करके सेपरेट करके आपके लिए लेके आया हूँ, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ईयरली वाइज यूनिट वाइज आपको सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसको ये मत सोचना कि इतना इजी क्वेश्चन आएंगे, नहीं। 2013 के मुकाबले जो 2020 है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो एग्जाम का लेवल भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है इस, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको हर एक चीज़ की करनी है, बट डिपेंड नहीं रहना कि क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे। ओके, सो क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना और एनालाइज करना कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फिजिकल मैटर्स। तो पूछ रखा है कि जो गवर्नमेंट का जो है एडवाइजर कौन होता है जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस करे। ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ओके, सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज आरबीआई। तो आपको पता है कि जब भी बात आती है बैंकर ऑफ द बैंक्स और सेंट्रल बैंक की, तो वो आरबीआई है, और मॉनेटरी पॉलिसी की या मॉनेटरी मैटर्स के रिगार्डिंग एडवाइस की बात आती है तो वो भी कौन देगा, आरबीआई देगा। सो मेजर रोल ऑफ आरबीआई क्या क्या है, एडवाइजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो आरबीआई ही मैनेज करता है, इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करने का काम भी आरबीआई करता है, एंड बैंकर टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मैनेज कौन करता है, आरबीआई ही करता है। ओके, सो आपको रोल्स पता लग गए होंगे आरबीआई के। चलिए ओके, क्वेश्चन सेकंड जो था वो मैच ऑफ द फ्लोइंग है। ओके, तो लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, सेकंड दे रखी है, आपको इसका मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन मैच करनी है आपको, ठीक है। ओके, लिस्ट 1 में दे रखा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, बी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सी द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, डी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। और लिस्ट सेकंड में दे रखा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, 11th ईयर प्लान, कंपटीशन एक्ट 2002, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, सो आपको बताना है कि क्या है, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल जो है किस चीज़ के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को किस चीज़ के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, होप कि आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज ए पे थर्ड। तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखो, कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिशन, ठीक है, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, पूरा का पूरा सोल्व हो गया था, ज़्यादा इसमें हमको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ए पे जो है एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका थर्ड पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो कुछ कई बार क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता हो तो थोड़ा लॉजिकल उसको निकालने की कोशिश किया करो, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाए। ओके, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर इसको बनाया गया था। द इंडस्ट्रियल इडा एक्ट 1951 जो है वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओके, एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सो 11th ईयर प्लान के अंदर ये डिसाइड किया गया था, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया गया था 11th ईयर प्लान के अंदर। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल्स पर्टेन्स टू, अब क्योटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आया हुआ था पेपर सेकंड के अंदर, जबकि ये हमारे पेपर फर्स्ट का टॉपिक भी है, तो ये तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ठीक ही पाएगा। ओके, ऑप्शन ए कैपिटल फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। तो आपको याद रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 11 दिसंबर 1997 को बनाया गया था। Owing to a complex reflection process, it was entered into force on 6 February 2005.
ओके लेकिन इसको एक्चुअली में लागू कब किया गया था? 16 फरवरी 2005 को। करंटली देयर आर 192 पार्टीज, इसमें जो है करंटली जो है 192 पार्टीज जो है इसकी मेंबर्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था क्योटो प्रोटोकॉल का वो ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल करना है। ओके, उरुग्वे राउंड्स परटेन्स टू, काफी इंपॉर्टेंट है उरुग्वे राउंड भी। तो ये किस चीज से लिंक रखता है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी गैट, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, होप आपका ठीक ही होगा। सो इट इज बिलोंग टू गेट। द उरुग्वे राउंड वाज द 8th राउंड। आपको याद रखना है जो उरुग्वे राउंड है वो 8th राउंड है ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस कंडक्टेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो आपको गेट की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड स्पैनिंग फ्रॉम 1986 टू 1993। तो कब ये राउंड जो था फॉलो किया गया था? 1986 से 1993 के बीच में। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कौन से जो थे इनमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं लिया गया था जिसको? ऑप्शन ए न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, ऑप्शन बी सर्विस प्रोवाइड अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ पर्सनल सर्विस, ऑप्शन सी बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं। सो बोथ ए एंड बी, तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री और सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, तो इसको नहीं लिया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ओके क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। ओके और अगर आपने इसकी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे अनअकैडमी पर मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग लेसन्स डाल रखे हैं, वहाँ पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट? ऑप्शन ए अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ऑप्शन बी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ऑप्शन सी मेडिकल नेग्लिजेंस, ऑप्शन डी प्रेडेटरी प्राइसिंग। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाता कॉम्पिटिशन एक्ट के अकॉर्डिंग। सो क्या क्या रेगुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोविजन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस merger and amalgamations, D establishment of the competition commission of India and E predatory pricing। तो ये सारी चीजें जो है रेगुलेट की जाती है अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। चलिए तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज द ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। तो क्या रखा है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो फ्रीडम है वो ज्यादा है किसमें? फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है। सो कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रोडक्शन ऑकर्स एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यस, इनकम इज रिसीव्ड इन मॉनेटरी फॉर्म बाय द सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मेंबर ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस इज सो फार as occupation, savings and investment are concerned. The free market economy is not planned, controlled and regulated by the government. Okay, the free market economy is prone to corrupt practices. Okay, so आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें पूछ रखा था कि कौन सी जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइवेटली ओन्ड होता है, बिल्कुल सही बात है, जितने भी लैंड लेबर हैं वो सारे क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है। इनकम इज रिसीव्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है मेंबर ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। यस, इसमें सारी फ्रीडम होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट नहीं की जाती। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू द कस्टमर आर, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टुवार्ड्स द कस्टमर, वो बताना है हमको। ऑप्शन ए फर्स्ट टू एंश्योर फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर के फैमिली वेलफेयर को देखेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड टू टेक द नेसेसरी मेजर टू सेटिस्फाई, टू एंश्योर हेल्थ कंडीशन ऑफ द कस्टमर्स, टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाई हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द कस्टमर, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। बिल्कुल, चलिए आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए,
ओके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स प्राइस हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट, जो वो प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर मान लो उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिससे कस्टमर जो है अनसेटिस्फाई है या उसको हार्म हुआ है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसके अंदर उसकी जो कंप्लेंट है उसको सुना जाए। ओके चलिए क्वेश्चन 9 है, द रैशनले ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टेम्स मेनली फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स? ऑप्शन फर्स्ट, द फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. Option second, the exploitation of the society by the private sector. Option third, the revenue need of the central government. Point fourth, the demand of the economic justice. Point fifth, the need of accelerating the pace of economic growth. तो इसमें पूछा था कि क्या इसके पीछे लॉजिक था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको जो है स्टेम्स मेनली फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, कि किस फैक्टर्स के कारण उसका रोल जो है थोड़ा इंक्रीज किया गया था। ओके आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इसका आंसर है डी, डेट इज फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट कहता था फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा था, जिस करके हमको पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज करना पड़ा। सेकंड है द रेवेन्यू नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना एक्सप्लोइट करके चलता है, अच्छे से वेजेस नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, हरदम प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचता है, तो एक्सप्लोइट कर रहा था, तो इस करके नीड पड़ी। फोर्थ है द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड के कारण। फिफ्थ है द नीड ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के को पेस इंक्रीज करने के लिए भी जो है पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट होना पड़ा। ओके क्वेश्चन 10, इंडिकेट विच इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 years बैक। Okay. B, a complaint against medical negligence can be filed by legal hire or representative of the deceased. C, a complaint involving a claim of 15 lakhs is to be filed before the state commission. D, both A and C. Okay, I hope आपने attempt कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। So its answer is C, that is a complaint involving a claim of 15 lakh is to be filed before the state commission. ओके एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि करेक्ट पूछ रखा है, इनकरेक्ट पूछ रखा है। ओके सो इसमें पूछ रखा था कौन सा इनकरेक्ट है, जबकि 15 लाख तक की जो कंप्लेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर ही जाती है, 25 लाख से कम की। ओके सो डिस्ट्रिक्ट फॉरम द are set by the district of the state concerned in each district, where it consists of president and 2 members, of which one should be a woman and is appointed by the state government. In this, the complaining party should make a complaint not more than 20 लाख। तो 20 लाख तक की जो कंप्लेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर फाइल की जाती है। ओके सो यही क्वेश्चन थे जो कि 2013 में आए हुए थे। जितने भी आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जैसे जैसे आप एक यूनिट को कवर कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप जितने भी एमसीक्यूज है वो अटेम्प्ट कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उतना ही आपके को लगेगा कि हाँ आपको पता लग जाएगा कि कितना आपकी तैयारी हुई है या कितनी नहीं हुई है। ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना।